हाँ जी। तो बेटा आज के लिए हमारा टॉपिक होगा पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। देखिए सबसे पहले तो मैं इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन आपके सामने आपको समझाऊंगा ताकि आप इसका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकें। भाई देखो, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें क्वेश्चन को रटना नहीं है। क्वेश्चन को करने के लिए वो कहाँ से कैसे उसकी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, वो किस तरीके से प्रोसेस हो रही है, आप उन्हें कैसे अकाउंटिंग करेंगे। अब देखो, आपने अभी तक क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था प्रॉपर्टीशिप का। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया था, उससे जो प्रॉफिट आता है तो उसको हम सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि बैलेंस शीट में उस प्रॉफिट को जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी कैपिटल में ऐड कर देते हैं। लॉस आता है तो उसकी कैपिटल से हम क्या कर देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। लेकिन देखो, अगर कोई हमारा पार्टनरशिप का बिजनेस है तो वहां पर भी नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे, लेकिन वहां पर जो प्रॉफिट निकल कर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसको हम एप्रोप्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके साथ साथ आप इस चैप्टर के अंदर एक तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ने वाले हो, दूसरा आप पार्टनर्स की कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है वो पढ़ने वाले हो, तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ने वाले हो, फोर पास्ट एडजस्टमेंट कि एडजस्टमेंट को कैसे किया जाता है अगर कोई हम एरर कर देते हैं, कुछ ओमिशन कर देते हैं, कुछ छोड़ देते हैं कुछ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, उसके बाद हम फाइनेंस स्टेटमेंट क्लोज कर देते हैं पार्टनरशिप के, तो हम उनको कैसे एडजस्ट करते हैं। और आप मिनिमम गारंटी टू ए पार्टनर्स भी पढ़ने वाले हो। तो ये तो चैप्टर के अंदर आप पढ़ने वाले हो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। देखिए बेटा, फंडामेंटल पार्टनरशिप में सबसे पहले मैं डेफिनेशन ही समझा देता हूँ कि पार्टनरशिप होता क्या है। यहाँ पर आप एक चीज और माइंड में रखेंगे। देखो, जब हम कंपनी के लिए अकाउंट करते हैं तो वहां पर कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। जब हम प्रॉपर्टी से पढ़ते हैं तो वहां पर नॉर्मली अकाउंटिंग प्रोसीजर्स आप फॉलो करते हैं। लेकिन जब आप पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करते हो तो आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को फॉलो करते हो। और सेक्शन 4 इसको डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप क्या है। देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन, मतलब कि ये रिलेशन है बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर, जिनके बीच में एग्रीड मतलब एक एग्रीमेंट है शेयर करने का प्रॉफिट को। प्रॉफिट कहां से आएगा, बिजनेस कैरिड, ये बिजनेस होना चाहिए। मतलब कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो ये फर्म है इसका मोटिव क्या होगा, बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होगा। बाई ऑल पार्टनर्स कैरी करेंगे या फिर एनी ऑफ देम, कोई भी उनमें से कैरी कर सकता है बिजनेस को। कहने का मतलब पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है पार्टनर्स के पर्संस के बीच में, दो या दो से ज्यादा पर्संस के बीच में, जिनका मोटिव बिजनेस करना है। वो बिजनेस या तो कोई भी उनमें से कैरी करे या सभी मिलकर उसको कैरी करें, और जो भी प्रॉफिट आएगा उसको वो बांटेंगे, डिवाइड करेंगे। ये आपका होता है पार्टनरशिप। बेटा ये पॉइंट सभी को क्लियर है? सभी ओके। अब देखिए बेटा, पार्टनरशिप की कुछ फीचर्स होंगी। मेन फीचर्स या एसेंशियली फीचर्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है पार्टनरशिप की। पहला है टू और मोर पर्सन। बेटा पार्टनरशिप के अंदर कम से कम दो या दो से ज्यादा पर्सन होंगे। अच्छा, मैक्सिमम पर्सन की भी आपके सामने कंडीशन आ सकती है। देखो बेटा, मैक्सिमम पर्सन की कंडीशन को वैसे आपके 100 हो सकते हैं पार्टनर्स मैक्सिमम, बट कंपनी एक्ट 2013 ने इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि एक पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। आपको यहाँ पर अब मैक्सिमम लिमिट अगर पूछी जाए पार्टनर्स की तो आप कितना कहेंगे, 50, क्योंकि उसको इंडियन कंपनी एक्ट 2013 ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, और मिनिमम तो दो ही होंगे आपके। तो क्लियर है? तो पहली सी एक एसेंशियल फीचर्स हो गई, भाई एक पार्टनरशिप के अंदर कम से कम दो या दो से ज्यादा पर्सन होंगे, और मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, 50 होगी बेटा आपकी। क्लियर है? अब देखिए बेटा, एग्रीमेंट सेकंड, इनके बीच में जो पर्संस इन्वॉल्व है पार्टनरशिप के अंदर उनके बीच में एग्रीमेंट होगा। मतलब कि विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप पॉसिबल नहीं है, कि उनके बीच में कोई बिजनेस करने का एग्रीमेंट होगा। भाई जब और बिजनेस करने का और उनका मोटिव भी प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। अब देखो बेटा, ये एग्रीमेंट आपका रिटर्न और ऑरल दोनों तरीके का हो सकता है। देखो आगे चल के आप एक पार्टनरशिप डीड का कॉन्सेप्ट भी पढ़ने वाले हो जो कि एक ऑप्शनल है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड का मतलब है जो एग्रीमेंट है ना वो रिटर्न में लिखा हुआ है, उसकी जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है पार्टनरशिप की वो उस
डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी हुई है, रजिस्टर्ड है, वो साइन किया हुआ है, स्टाम्प किया हुआ है आपने, ठीक है। तो अब देखो, आप पार्टनरशिप जैसे ऑरली भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि रिटर्न में ही हो आपके बीच में, बस एग्रीमेंट होने चाहिए बिजनेस को कैरी करने का। तो इसका एक मेन एसेंशियल फीचर्स कि दो या दो से ज्यादा पर्सन होंगे, दूसरा उनके बीच में कोई एग्रीमेंट होगा बिजनेस करने का। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। ये मैं पहले भी कह चुका हूं कई बार कि पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना मस्ट है, और उस बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होगा। क्या होगा? प्रॉफिट कमाना होगा। क्लियर है? और प्रॉफिट कमाने के बाद क्या करेंगे? उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, वो बांटेंगे इनके बीच में, अपने पार्टनर जो भी उनके एग्रीड रेशियो के बीच, रेशियो में अपने बीच में उस पार्ट प्रॉफिट को बांट लेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वही है कि जो भी प्रॉफिट आउटकम होगा पार्टनरशिप बिजनेस का, जो भी आउटकम प्रॉफिट होगा, उनको अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसको अपने एग्रीड रेशियो में बांटना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा आपका रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अच्छा, इस पॉइंट को समझिएगा, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्टनर्स के बीच में कौन सा रिलेशन प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता है? कौन सा होता है? प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब देखो ये होता क्या है, मान लो ए बी सी, ये तीन पार्टनर है। अगर ए मार्केट में जाकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है, ए कुछ भी वर्क करता है, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करता है, तो वो जो ए वर्क कर रहा है वो इन दोनों को बाइंड करेगा। मतलब ये दोनों भी उस काम के लिए लायबल होंगे, मतलब इंडिविजुअली भी और जॉइंटली भी। ठीक है? तो जब ये अपने वर्क से इन दोनों को बाइंड करता है, तो इस केस में ये हो गए इसके प्रिंसिपल और ये हो गया इनका एजेंट। ठीक है? सेकंड, ऐसा भी तो हो सकता है कि बी जाकर के मार्केट में बी कुछ कॉन्टेक्ट करता है, तो उस केस में बी अपने वर्क से, अपने कॉन्टेक्ट से, अपनी उस ट्रांजेक्शन की वजह से ए और सी दोनों को क्या करेगा? बाइंड करेगा। ठीक है? तो उस केस में बी क्या हो गया? एजेंट, और ए और सी क्या हो गई? प्रिंसिपल। तो ऐसे सी भी कर सकता है। कहने का मतलब एक पार्टनर प्रिंसिपल भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है उस सिचुएशन पर। तो कहने का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? प्रिंसिपल एंड एजेंट। क्लियर है? अच्छा जी, अब देखिए बेटा नेक्स्ट, ये समझ में आ गया है? इसका ये अभी तक की जो भी मैंने फीचर्स बताई है, मैन फीचर्स में रिलेशनशिप वाले ही मैन है, बाकी तो आप सभी जानते हैं, इसकी डेफिनेशंस में लिखा हुआ ऑलमोस्ट सारा कुछ। नेक्स्ट देखिए, अब बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेटा देखो, इस पार्टनरशिप के अंदर जो भी बिजनेस होगा, उस बिजनेस को या तो वो सबके सब कैरी करेंगे या उनमें से कुछ कैरी करेंगे, बाकी सबके लिए कैरी करेंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट है बेटा नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। अच्छा देखो, ये पॉइंट थोड़ा समझने के लिए है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? आपने अभी तक कुछ भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन ली होगी, मतलब जानकारी होगी आपको कि जब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? कि बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है, ये होता है इसका मतलब। लेकिन बेटा पार्टनर है वो अलग अलग नहीं माने जाएंगे, वो एक ही माने जाएंगे। समझ में आ गया? तो अब आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर कोई भी वर्क होगा तो वो इंडिविजुअल लेवल पर पार्टनर्स भी उसके लिए लायबल होंगे, मिलकर के भी और एक सिंगल वन पार्टनर्स भी। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब इसके अंदर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता। क्लियर है? लेकिन फिर भी एक बात और याद रखना कि जहां पर अकाउंटिंग की बात आती है तो अकाउंटिंग के लिए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट आपको कंसीडर करना है। समझ आ गया कि जब आप पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करेंगे ना, तो वहां पर आप सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट ही कंसीडर करेंगे अकाउंटिंग के लिए। समझ में आ गया? ठीक है? अच्छा देखो, इसी फीचर्स की वजह से ना ये पार्टनरशिप कम प्रचलन में है, क्योंकि इसमें ना लायबिलिटी, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है पार्टनरशिप। अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म डूब जाती है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो एक कंपनी है, उसमें शेयर होल्डर है और कंपनी वाइंडिंग अप के केस में चली जाती है, डूब जाती है,
तो उस केस में शेयर होल्डर की केवल उतनी लायबिलिटी होती है जितना कि उसका शेयर कैपिटल आउटस्टैंडिंग होता है। जैसे कि मान लो अगर किसी शेयर होल्डर ने एक कंपनी का शेयर लिया हुआ है और शेयर की वैल्यू थी 100 रुपीज, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज। अब उस शेयर होल्डर ने जब ये शेयर खरीदा तो कंपनी को इसमें से 80 रुपीज तो पे कर दिए, 80 रुपये पे कर दिए। अगर अब कंपनी डूबेगी तो कंपनी इस पर्सन से, इस शेयर होल्डर से केवल 20 रुपए की डिमांड कर सकती है, क्योंकि वहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है कि ऑनर अलग और कंपनी अलग। जो भी लाइबिलिटीज है वो सब कंपनी अपने हेड पर बियर करेगी। बस इसकी लाइबिलिटी कितनी होगी 20 रुपीज तक की होगी। और मान लो पूरे 100 रुपए उसी टाइम पे दे देता शेयर खरीदने के टाइम पर, तो इन दैट केस तब इसकी लाइबिलिटी कुछ होती नहीं, कंपनी का वाइंडिंग एप्लीकेशन सिर्फ इसके जो पैसे दे दिए वही जाएंगे। समझ में आ गया। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर किसी भी पार्टनर के लिए लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें बिजनेस और मालिक एक ही माने जाते हैं। अगर बिजनेस डूबा तो मालिक की मतलब कि पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके उस लायबिलिटी का पे ऑफ किया जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा वैसे मैं अभी यहीं पे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से एक और पार्टनरशिप का नया रूप आपके सामने आया हुआ है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती है। उस फर्म के अंदर जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होती है एलएलपी, उसके अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। समझ में आ गया। और इसके अंदर अनलिमिटेड होती है। बस यही एक मेन डिफरेंस होता है इनके बीच में। क्लियर है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब देखिए कुछ राइट ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर के राइट क्या क्या होते हैं। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस विद अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। वो तो क्लियर है बेटा, जो भी प्रॉफिट शेयर आया लॉस आया उसमें से उसका एग्रीड रेशियो में शेयर लेने का उसको अधिकार होगा। सेकंड है एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर को अधिकार है कि वो बिजनेस जो भी हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, every partner has the right to be consulted in the matters related to partnership business। भाई वो किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड किसी भी मैटर में कंसल्ट कर सकता है, इसका अधिकार है। फोर एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव ए कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट। और हर पार्टनर को अधिकार है कि वो किसी भी पार्टनरशिप फर्म की अकाउंट को मतलब व्यू कर सकता है, देख सकता है और उनकी एक कॉपी ले सकता है। ठीक है, अकाउंट्स की। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। और हर कोई पार्टनर किसी नए पार्टनर के इंटर करने पर डिसअलाउ कर सकता है, मना कर सकता है। नेक्स्ट है एवरी पार्टनर इज द ज्वाइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। और हर कोई पार्टनर ज्वाइंटली ओनर होता है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का। जो भी फर्म की प्रॉपर्टी है उसको वो ज्वाइंटली तो सबके साथ मिलकर के ओनर होता है, मालिक होता है। नेक्स्ट है इफ ए पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म ही हैज ए राइट to receive interest at agreed rate. If the rate of interest is not agreed, it is paid at the 86% per annum। कहने का मतलब आप इसको समझिए, अगर कोई पार्टनर किसी फर्म को अपनी फर्म को लोन देता है तो इस पर पार्टनर को उस पर इंटरेस्ट लेने का अधिकार होता है, जो भी उनके बीच में एग्रीड है। मतलब फर्म और पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट है उस रेट से उसको प्रॉफिट लेने सॉरी इंटरेस्ट लेने का अधिकार होता है। लेकिन अगर उनके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है तो ऐसे केस में 6% पर एनम 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। क्लियर है। तो वैसे भी आप आगे चल के पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड के एसेंस और पार्टनरशिप डीड में तब आप कैसे करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इफ ए पार्टनर इनकर्स एक्सपेंस और मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म ही हैज राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म। मतलब कि अगर कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ में कोई एक्सपेंस करता है, अपने जेब से कोई एक्सपेंस करता है, तो उसको अधिकार होता है कि वो उस पैसे को फर्म से कलेक्ट करेगा, उसको फर्म उसको इंडेमनिफाइड मतलब उसको पेमेंट करेगी। क्लियर है। नेक्स्ट, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर नोटिस। और हर किसी पार्टनर को राइट होता अधिकार होता है कि वो एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद रिटायर हो सकता है। क्लियर है। अब देखिए बेटा वैसे थियोरेटिकल तो थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं अभी थोड़ा सा पार्टनरशिप डीड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्टनरशिप
डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एक रिटन लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ऑल अबाउट द पार्टनरशिप लिखा होता है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिखा होता है पार्टनरशिप के बारे में। और बेटा ये स्टाम्प एक्ट के तहत बनाई जाती है। पार्टनरशिप डीड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत नहीं बनाई जाती, अकॉर्डिंग टू 1932 नहीं बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, बट अप्लाई किसके तहत करी जाती है, किसके अकॉर्डिंग करी जाती है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ये अप्लाई करी जाती है। तो कभी भी ध्यान रखें, इस क्वेश्चन में मोस्टली कंफ्यूजन हो जाता है कि आपसे पूछा जाए कि भाई जो पार्टनरशिप डीड है वो किसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है, तो आप झट से जब आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो आप सीधा टिक कर देंगे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। बट ये किसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है? स्टाम्प एक्ट के तहत बनाई जाती है। समझ में आ गया? क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? और देखो जैसे आपने इसको ना आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा कि कंपनी के कुछ आर्टिकल्स होते हैं जिसमें रूल रेगुलेशन लिखे होते हैं कि भाई कंपनी किस तरीके से वर्क करेगी। तो ऐसे ही इसको हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसके अंदर क्या क्या मेंशन होता है। भाई नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, भाई फर्म का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, पार्टनर्स का नाम एंड एड्रेस, द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस है, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर कितना कैपिटल इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा नहीं लगेगा, कितना परसेंट लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी, गुडविल के बारे में कि भाई गुडविल की वैल्यूएशन किस तरीके से करी जाएगी। हालांकि इसके ऊपर आप एक सेपरेट टॉपिक भी पढ़ने वाले हो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, लेकिन ये भी लिखा होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। और मैंने पहले ही बता दिया कि पार्टनरशिप डीड ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। अगर पार्टनर्स म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ ये रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट रखते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो उसमें बोलते हैं एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड, वरना वो विदाउट रिटर्न एग्रीमेंट के भी बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है। बेनिफिट के लिए बहुत से डिस्प्यूट केसेस को ये आराम से सॉर्ट आउट करा देती है पार्टनरशिप डीड। अब देखिए बेटा इसमें आप ये पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल तो प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना। अब देखिए इंपोर्टेंस क्या पार्टनरशिप डीड, किसके इंपोर्टेंस पढ़ लेते हैं। तो द लॉ डज नॉट मेक इट मैंडेटरी, मतलब कि मैंडेटरी नहीं, कंपल्सरी नहीं है फॉर एवरी फर्म टू हैव ए पार्टनरशिप डीड, इट इज डिजायरेबल टू हैव इट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ये इस वजह से, ये रीजन है, इनकी वजह से ये वैल्यूएबल है। ठीक है, फर्स्ट इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, मतलब हर किसी पार्टनर से ड्यूटीज और जो लायबिलिटीज है उनको रेगुलेट करती है। ठीक है, it helps to avoid any misunderstanding amongst the partners because all the terms and conditions of a partnership have been laid down beforehand in the deed। कहने का मतलब अगर कोई भी पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको आराम से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, क्योंकि उसके सारे प्रोविजंस जो सारे आपने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं वो सब उसके अंदर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स मे बी सेटल्ड इजीली एज द पार्टनरशिप डीड मे बी रेडिली रेफर टू इट। पर अगर कोई डिस्प्यूट भी क्रिएट होता है तो ज्यादा उसके लिए कोई केस करने की जरूरत नहीं है, आप अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आपसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है। ठीक है, अब देखिए अगर इन द केस ऑफ पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है, मतलब कि पार्टनर्स ने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो उस केस में कुछ स्पेशल प्रोविजन है जो आपको फॉलो करने हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल, मतलब कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप रेशियो क्या लेंगे? इक्वल, वरना जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है वो ही लेना होगा। तो क्लियर है? दूसरा ये नहीं है कि कभी ये सोचा कि मान लो एक ही तो कैपिटल 10 लाख रुपए लगाई है, बी ने 5 लाख रुपए लगाई है, 5 लाख रुपए लगाई है, तो आप कहेंगे उनका रेशियो उनकी कैपिटल का होना चाहिए, नहीं, इक्वल ही लेना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज करेंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं देंगे। समझ में आ गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी आप नहीं चार्ज करेंगे। सैलरी टू पार्टनर नहीं देंगे, पार्टनर्स को कोई भी कमीशन, सैलरी, रेम्युनरेशन नहीं देंगे अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है तो, या फिर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो। समझ आ गया? है तो देंगे वरना नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन, जी बिल्कुल, ये पार्टनरशिप हमारा जो एक्ट है 1932 उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि अगर पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देंगे, और जब नहीं लिखा तो नहीं देंगे। और लिखा ही नहीं मतलब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि लिखा हुआ ही नहीं है, तब भी आप उस केस में भी उनको कोई भी अमाउंट नहीं देंगे, ना सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। लेकिन लोन अगर होगा, मान लो कोई पार्टनर ने लोन दिया हुआ है फर्म को, मतलब कि आपको देखो अकाउंटिंग के लिए ना फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है
फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो उस पर फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर कोई एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो आप वही लेंगे। मान लो उसमें लिखा हुआ है कि जब लोन लिया गया था उसमें एग्रीमेंट में डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को 10% का इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है तो आप उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन तो दोगे, फर्म देगी, पर कितना देगी? केवल 6% पर एनम करेगी। समझ में आ गया? कितना लेंगे? 6% पर एनम, पूरे साल का 6%। समझ में आ गया? नहीं 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 नहीं, इसके लिए कुछ ऐसा कोई पोजिशन नहीं है, सिर्फ 6% जाएगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना? ऐसा कोई नहीं है। समझ में आ गया? हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। एंड पार्टनर, हाँ जी, सभी पार्टनर्स एग्रीड होंगे तभी कोई पार्टनर एडमिट किया जाएगा, अदर कोई पार्टनर एडमिट नहीं किया जाएगा। क्लियर है? ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, वो तो है, चाहे लीड हो या ना हो, हर कोई पार्टनर किसी भी अपने बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म एंड कैन टेक ए कॉपी ऑफ द सेम, मतलब कि कोई भी पार्टनर अपनी फर्म के अकाउंट्स को, बुक्स को देख सकता है और उनकी कॉपी ले सकता है। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं कौन सी कॉपी क्लियर करा दूंगा। देखो मान लो दो चीजें हैं, लॉन टू द फर्म, लॉन टू द पार्टनर। ठीक है, आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, अगर कोई लोन टू द फर्म, मतलब किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस पर फर्म को 6% के हिसाब से ब्याज देना होगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर लिखा हुआ तो वही रेट देना है, नहीं तो 6% पड़ेगा। लेकिन अगर फर्म ने लोन किसी पार्टनर को दिया हुआ है, ध्यान देना, मैं अपोजिट बोल रहा हूँ, लोन दिया हुआ नहीं है, फर्म ने लोन दिया हुआ है, तो उस केस में इंटरेस्ट अगर एग्रीड है तो आप रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे अपनी बुक्स में, अदर देन कोई इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया? अगर किसी फर्म ने लोन किसी पार्टनर को दिया हुआ है तो कोई एग्रीड रेशियो, मतलब एग्रीड जो भी उसका रेट का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है तो उस पर कंसिडर किया जाएगा, अदर देन कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। समझ में आ गया? मतलब कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि मान लो अगर पार्टनर्स को, हम पार्टनर से कोई लोन लेंगे, बिजनेस फर्म पार्टनर से कोई लोन लेगी तो उस पर इतना इंटरेस्ट देना है, लिखा हुआ है तो उतना ही देंगे, नहीं लिखा हुआ तो 6% देंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं और है, दोनों केसेस में अगर पार्टनरशिप डीड है और लिखा हुआ है कि अगर फर्म किसी पार्टनर को लोन देगी तो उस पर इतना परसेंट इंटरेस्ट लेगी, अगर वो लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में तो वो लगाया जाएगा इंटरेस्ट, अदर देन वो इंटरेस्ट नहीं लगाएगी। अगर लिखा हुआ नहीं है ना, पार्टनर डीड नहीं है, तब उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, पार्टनर को जो लोन दिया हुआ है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगा जाएगा। समझ आ गया? क्लियर है? अच्छा जी, अब आ जाइए रिकॉर्डिंग ऑफ द पार्टनरशिप ट्रांजेक्शंस। अब आप प्रैक्टिकल पोर्शन पे स्टार्ट करते हैं। तब तक थियोरेटिकल था, थोड़ा बोरिंग सा भी था, अब इससे आपको इंटरेस्ट लगेगा। देखिए बेटा, थोड़ा मैं लगभग 20 मिनट आपका कंसल्टेशन बिल्कुल परफेक्टली यहीं पर चाहूंगा।